फिर उसी बेवफा पे मरते हैं, फिर वही ज़िंदगी हमारी है। नाजरीन, मैं हूँ बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। देखिए, आज से एक नई सीरीज़ हम लोग शुरू करेंगे और हम आपको बताते चलें, हम किसी भी तरह के आपको गलतफहमी में नहीं रखना चाहते हैं। आपको मालूम होगा कि टीजीटी उत्तर प्रदेश और पीजीटी की जो नई वैकेंसी आने वाली हैं, वो पहले आने वाली थी 10 जुलाई को, फिर वो हो गई 15 जुलाई को, अब कहा जा रहा है कि अगस्त में आने वाली हैं। ठीक है, तो बहरहाल ऐसी स्थिति में ये वैकेंसी तो आएंगी, लेकिन इसके पीछे का समीकरण मैंने आपको बताया था कि ये वैकेंसी लगातार लेट काहे हो रही हैं और लेट और भी हो सकती हैं। जीआईसी का रिज़ल्ट क्यों लेट किया जा रहा है, टीजीटी का जो एग्ज़ाम हुआ है और पीजीटी में जो भयंकर तरह से करप्शन हुआ है, और साफ साफ हर छोटे से छोटी बुद्धि वाले व्यक्ति को भी ये करप्शन दिख रहा है। जहां आपको ना तो ये फाइनल आंसर की दी जा रही है, ना कट ऑफ बताया जा रहा है, ना कैटेगरी वाइज बताया जा रहा है। सिलेक्शन किसी का 116 पर भी हो चुका है और किसी का 122 क्वेश्चन करने के बावजूद भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। कोर्ट कचहरी के चक्कर लग रहे हैं। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि जो कोर्ट कचहरी जा रहे हैं कुछ नहीं होने वाला, अगर उन्होंने कोर्ट में साबित कर दिया तो ये वैकेंसी पर रोक लगेगी। भले आपकी ज्वाइनिंग हो चुकी हो, जिनका सिलेक्शन हुआ है उन्हें हटाया जाएगा और उन्हें लाया जाएगा। ऐसा ही होगा अगर ये ज़रूरत पड़ी। बहरहाल ऐसी स्थिति में हम क्या करें सभी लोग, तो मेरा अपना नज़रिया है कि अभी जो पेड कोर्स लोग बेच रहे हैं उसे बिल्कुल भी ना खरीदें, ना टीजीटी के लिए खरीदें ना पीजीटी के लिए। हाँ, फ्री में जो प्रैक्टिस कराई जा रही है उस प्रैक्टिस को तो ज़रूर करते रहें, क्योंकि ये वैकेंसी आ सकती हैं। मैं ये नहीं दावा कर रहा हूँ कि आएंगी। और एग्ज़ाम कोई भी आपको देना हो तो चीज़ें वही रहती हैं, 19-20 इधर उधर चेंज होता है, तो प्रैक्टिस आपको फ्री करते रहना चाहिए। बाकी किसी का सिलेबस या कोर्स खरीदने की कोई ज़रूरत अभी नहीं है। बाकी आपका दिल करे तो ख़रीद सकते हैं और आपका दिल करे तो नहीं खरीद सकते हैं। आज हम लोग जो शुरुआत करेंगे, तो जैसे पिछली टीजीटी के एग्ज़ाम जब तक नहीं हो गया और 4 साल तक मुसलसल जो है 4 साल तक हम लोग जो है वो प्रैक्टिस करते रहे, लिहाजा आहिस्ता आहिस्ता भी प्रैक्टिस की गई थी, तब भी 15,000 क्वेश्चनों की हमने लोगों ने प्रैक्टिस कर ली थी। तो ये इसी तरह से हम लोग इसकी भी प्रैक्टिस शुरू करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता आपकी सारी प्रैक्टिस होती चली जाएगी। बाकी बातें बाद में हम लोग करेंगे। आइए पहला सवाल शुरू करते हैं। आपके जो भी सुझाव हों, जो भी मशवरे हों, कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। पहला आज का सवाल होने वाला है कि मुंशी प्रेमचंद का, यहाँ से आप देखेंगे कि मुंशी प्रेमचंद का आपने किस नाम से तसनीफ़ लिखा करते थे। शुरू में जो है वो तसनीफ़ जो लिखते थे मुंशी प्रेमचंद किस नाम से, धनपत राय के नाम से, नवाब राय के नाम से, या फिर जो है प्रेमचंद के नाम से, या फिर अजाइब लाल के नाम से। एक्सप्लेन के साथ आपको मालूम है, अगर आप हमसे वाकिफ़ हैं तो हम लोग एक्सप्लेन के साथ चलते हैं। तो पहले इसमें आंसर देख लीजिए। देखिए, इसमें जो आंसर आपका सही होने वाला है वो होने वाला है नवाब राय। नवाब राय के नाम से मुंशी प्रेमचंद लिखा करते थे। बाद में इन्होंने जो है वो प्रेमचंद के नाम से लिखना शुरू किया था। प्रेमचंद के नाम से जब इन्होंने लिखना शुरू किया था तो वो इनको मशवरा किसने दिया था, एक रिसाला था ज़माना, आपको मालूम होगा ज़माना। देखिए, हम एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे तो आपका रिवीजन ज़्यादा होगा। ये ज़माना रिसाला था, इसके आपको मालूम होगा मुदीर यानी एडिटर आपको मालूम होगा दया नारायण निगम ने मुंशी प्रेमचंद को, जब इनका पहला अफसानवी मजमुआ सोज़े वतन जब्त हो गया था, तो उसके बाद इनको मशवरा दिया था कि आप इस नाम से लिखना शुरू करें। तो इस तरह से इन्होंने 1908 के बाद जो है वो नवाब राय के नाम से छोड़ करके प्रेमचंद के नाम से लिखना शुरू किया था। इसके बाद में जो है अजाइब लाल। अजाइब लाल आपको मालूम होना चाहिए कि अजाइब लाल जो है वो इनके वालिद का नाम है। मुंशी प्रेमचंद के वालिद का नाम अजाइब लाल है, उम्मीद करता हूँ सभी को मालूम होगा। अच्छा, धनपत राय का है, इनका ये घरेलू नाम है, घर पर जो नाम इनका था वो धनपत राय था। तो अब इस तरह से चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। और दूसरी चीज़, प्रेमचंद का जो असल नाम है वो धनपत राय ही है, जो उनके वालिद ने रखा था, लेकिन इनके जो चाचा जो थे वो नवाब राय के नाम से इनको उन्होंने इनका नवाब राय नाम पसंद करते थे, नवाब राय रखा था। तो चीज़ें अब क्लियर हो गई हैं। तो ये किससे लिखते थे, नवाब राय, यानी चाचा ने जो नाम रखा था, बाप ने जो नाम रखा धनपत राय। ठीक, अपना नाम इन्होंने बाद में दया नारायण निगम के नाम पे रखा है, तो वो प्रेमचंद, और वालिद का नाम अजाइब लाल। इस तरह से चीज़ें आपके क्लियर हो गई होंगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये पहले देख लीजिए, ये अपनी किताब शाहीन है उसका इजरा हुआ था। इसमें जो है वो ये सारे प्रोफेसर हैं और ये हमारे वहाँ जो है अशफाकुल्ला खान के पोते हैं। इतने बड़े बड़े लोगों ने अपनी किताब शाहीन का इजरा किया है। और इस शाहीन को आपको मालूम है कि इसमें 20 जो है वो 2000 से ज़्यादा MCQ शामिल किए गए हैं। ये किताब सिर्फ टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी या जो MCQ बेस्ड एग्ज़ाम होते हैं उसी के लिए अपनी किताब शाहीन है और इन लोगों ने इसका इजरा किया है। और इसको चाहो तो आप मंगा सकते हो और ये जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिखता है इस पर कांटेक्ट करेंगे तो ये आपके घर किताब पहुंच जाएगी। 350 रुपये में ये आपके घर किताब
पहुंच जाएगी और इसमें 27 पेज में नोट्स दिए गए हैं। इसको रट डालिए। जब तक मैं पहले ही कहता हूं कि मैं कोई पेड कोर्स नहीं बेचता, इस किताब को आप अपनी ले सकते हैं। बाकी जो फ्री सारी क्लासें आती हैं यूट्यूब पर, वो करते रहिए, आपका सही से एग्जाम क्लियर होगा, इसकी हम गारंटी लेते हैं। आपका अच्छे से एग्जाम क्लियर होगा, बस आपको किताब रट डालना है और ये जो पढ़ाया जा रहा है वो रट के रखना है, ठीक है। बाकी अगर जो नोट्स तैयार कराए जाएंगे आखिर में 15-20 दिन में, वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो इस तरह से आप इसको मंगवा सकते हैं। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, इसकी बाद में बातें। आगे देखिए, प्रेमचंद नवल किशोर प्रेस लखनऊ। तो नवल किशोर प्रेस लखनऊ हिंदी माहनामा माधुरी जो है उसके मुदीर किस सन में मुकर्रर हुए थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जितने इंपॉर्टेंट इसके आगे लगा सकते हो उतना इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होने वाला है। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले ऊपर वाले से बात करते हैं। 1931 में क्या हुआ है कि मुंशी प्रेमचंद ने हफ्तावार, क्या है कि हफ्तावार ये है 1931 में इन्होंने हफ्तावार, ये हर हाल में याद रखिएगा, जागरण बनारस से 1931 में जारी किया था। तो 1931 में हफ्तावार जागरण, 1931 में हफ्तावार जागरण बनारस से मुंशी प्रेमचंद ने शुरू किया था। अच्छा, दूसरी चीज देखिए 1930 क्या है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें भी आपको याद रखना है, मुंशी प्रेमचंद ने 1930 में हंस तो आपको मालूम होगा, हंस जो है ये जारी किया था। हंस के बारे में भी हर हाल में आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि इससे सवाल कई बार जो है वो एग्जामिनर बना चुके हैं। तो हंस जो है वो कब जारी हुआ है, ये भी याद रखिए 1930 में। हंस 1930 में। ये भी हंस जो है ये भी हिंदी का ही है, ये भी आपको याद रखिए। और इसको जारी इन्होंने किया था सरस्वती प्रेस से रिसाला निकाला था हंस। तो सरस्वती प्रेस इनकी मुंशी प्रेमचंद की थी, 1930 में इसको जारी किया था। उम्मीद करता हूं ये आपको याद रहेगा। इसके बाद में आगे देखिए, इसमें जो आंसर सही होने वाला है 1931। ये जो हिंदी में निकाला है माधुरी, ये 1929 में इन्होंने निकाला था। ये क्या है, तो ये माहनामा है। माहनामा कहाँ से निकाला है, तो ये आपको याद रखना है लखनऊ। तो ये लखनऊ से निकला है। उम्मीद करता हूँ सभी को याद रहे, आप नोट्स बना सकते हैं। 1929 में माहनामा कौन सा है, तो माधुरी। कहाँ से निकला, लखनऊ से। मैं बार बार रिपीट कर देता हूँ ताकि आपका रिवीजन क्लियर हो जाए। इसके बाद में 1923 भी आपको याद रखना चाहिए। 1923 में इन्होंने क्या करा था, मुंशी प्रेमचंद ने फिराक, एक दो हिस्सेदारों को मिला करके, फिराक और मुंशी प्रेमचंद और एक दो हिस्सेदारों को मिला करके क्या करा था, उनकी शिरकत से बनारस से ही जो है वो सरस्वती प्रेस 1923 में कायम किया। तो 1923 में सरस्वती प्रेस जो है वो बनारस में कायम किया गया था। इतनी चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ याद रहेगा। और बहुत सी सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में 1923 में एक चीज़ और इनके बारे में इंपॉर्टेंट अगर आपको याद रहे तो याद रख लेना चाहिए कि 1923 में इन्होंने एक काम और किया है, तो वो है शिद्दी तहरीक। जो शिद्दी तहरीक थी उसके ख़िलाफ़ जो है ये ज़माना, जो हमने आपको बताया था ज़माना जो था, और उसमें एक मजमून लिखा था रिसाला ज़माना में। और ज़माना क्या एडिटर कौन थे, अभी मैंने ऊपर बताया था, जयनारायण निगम। आगे हैं इस्मत चुगताई, इनके बारे में भी आपको याद रखना चाहिए। इस्मत चुगताई के बारे में देखिए, इस्मत चुगताई के बारे में सवाल है कि इनका जो महबूब अफसाना निगार है उसके बारे में बताना, अफसाना निगार कौन था। तो महबूब अफसाना निगार क्या प्रेमचंद हैं, चेखूफ हैं, ख्वाजा अहमद अब्बास हैं, या फिर अजीम बेग चुगताई हैं। फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। तो इसमें जिसने बच्चे ने दिया होगा जवाब, जिसने अपने कॉपी में या लिखा होगा, ये जवाब आपका सही होने वाला है चेखूफ। तो चेखूफ जो है वो इनके पसंदीदा अफसाना निगारों में से एक माने जाते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ इनकी ख़ास बातें और भी देख लीजिए। इसमें अजीम बेग चुगताई वाला अगर आप देखेंगे तो अजीम बेग चुगताई इनके बड़े भाई हैं, जिनका दोज़की के नाम से इन्होंने खाका लिखा था, और ये आपको मालूम होगा। तो ये बहुत मतलब 2-3 बार अजीम बेग चुगताई से सवाल बना चुके हैं आयोग वाले। वो ये कि इनके बड़े भाई हैं कि छोटे भाई, ये कॉल में या दावा और दलील में डाल देते हैं कि अजीम बेग चुगताई इस्मत चुगताई के छोटे भाई थे। तो यहाँ पर जल्दबाजी में बच्चा सही मान लेता है कि दावा सही है, बल्कि दावा गलत है, ये बड़े भाई थे। ये बात दिमाग में फीड कर लेनी चाहिए। और शरीर बीबी है, कोलतार है, खानम है, कुरान जो इनकी जो है कुरान और पर्दा है, ये तमाम तसानीफ़ें जो हैं वो इनकी अजीम बेग चुगताई की हैं। और टोंक राजस्थान में इनकी पैदाइश हुई थी। यही वजह है कि इस्मत चुगताई जो हैं उनकी पैदाइश बदायूं में मानी जाती है, इंतकाल लखनऊ में माना जाता है, बम्बई में माना जाता है। लेकिन इस्मत चुगताई जो हैं
उनका ताल्लुक भी राजस्थान टोंक से ही मान लिया जाता है। अजीम बेग चुगताई टोंक में ही पैदा हुए, तो कहीं कहीं जो है वो इसमेत चुगताई की पैदाइश टोंक। और यह भी एग्जाम हुआ था, मुझे याद नहीं आ रहा, आई थिंक GIC के एग्जाम में इन्होंने पूछा है कि इसमेत चुगताई का ताल्लुक कहाँ से था, तो राजस्थान से था। ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद में अब ये मुंशी प्रेमचंद का क्या लफड़ा है और ये ख्वाजा अहमद अब्बास का क्या लफड़ा है। देखिए, मुंशी प्रेमचंद को आप याद रखिए कि मुंशी प्रेमचंद, इसके बाद में रशीद जहाँ, इकबाल और टैगोर, ये चारों जो हैं वो इसमेत चुगताई के पसंदीदा में से और जिनसे मुतासिर होकर के इनसे मुतासिर बहुत ज़्यादा थी, मतलब इनसे अदब में मुतासिर थी। किस से? तो मुतासिर अगर पूछा जाए तो मुंशी प्रेमचंद हैं, इकबाल है, रशीद जहाँ हैं और टैगोर हैं, तो इन लोगों से मुतासिर हैं। और महबूब अगर अफसाना निगार पूछा जाए तो वो चेखूफ हैं। उम्मीद करता हूँ इतनी चीज़ें आपको जहन में रहेंगी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि ख्वाजा अहमद अब्बास वाली भी बात को अब मतलब जहन में रखना चाहिए, क्योंकि इससे भी सवाल आपसे बना सकता है, बनाने को कुछ भी हो सकता है। तो इसमें आपको याद रखना ये है, अरे यार, इसमें याद रखना ये है कि ख्वाजा अहमद अब्बास जो हैं और साथ साथ में मजाज, आपको याद रखें मजाज, ख्वाजा अहमद अब्बास, मजाज, इसके बाद में पतरस बुखारी और साथ साथ में जानिसार अख्तर, इन लोगों के खाके लिखने का काम इसमेत चुगताई ने किया है। तो किसके किसके खाके लिखे हैं, नाम याद रखिए, मजाज, पतरस, ख्वाजा अहमद अब्बास, जानिसार अख्तर और एक और नाम आपको याद रखना है, मिंटू। इन पांचों के खाके लिखने का काम इसमेत चुगताई ने किया है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अभी कोई अगर डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और स्क्रीन पे जो नंबर दिखता है उस पर हम आपको अपने ग्रुप में ऐड कर देंगे, और किताब मंगाना हो या जो सुझाव देना है उस नंबर पर दे सकते हैं। सवाल है अगला, टेढ़ी लकीर। टेढ़ी लकीर जो है, टेढ़ी लकीर ये नावल है, नावल टेढ़ी लकीर की कौन सी उस्तानी, यानी इसमें कैरेक्टर है उस्तानी, तो कई उस्तानी हैं, कई उस्ताद भी हैं और इसमें बहुत सारे कैरेक्टर हैं टेढ़ी लकीर में। कौन से उस्तानी जो है वो समन को इस्तेमाल करते हुए पकड़ी जाती है। दरअसल जिनसी प्रॉब्लम्स जो होती हैं उसमें मुब्तला रहती है ये लड़की, जिसका नाम हीरोइन है टेढ़ी लकीर की समन। और आप ये बात हमने कई बार आपसे कही है, जैसे कहा जाता है कि ज़मीन में गुरुत्वाकर्षण है, हर चीज़ जो है वो ज़मीन अपनी तरफ खींचती है। आप हवा में कोई चीज़ उछालो अपनी तरफ खींचती है, ये बात कही गई है। किसने कही है? तो आपको मालूम होगा, एडिसन ने। मेरा इसमें थोड़ा सा नज़रिया अलग है। मैं कहता हूँ दुनिया की, ज़मीन ही नहीं, दुनिया की हर एक चीज़ में गुरुत्वाकर्षण है। आप जैसे होंगे, आपके जैसा नज़रिया होगा और आपकी जो आदतें होंगी, अमूमन सारे फ्रेंड आपके उसी ही सर्कल के बनते चले जाएंगे। आप UGC नेट की तैयारी कर रहे हो तो सारे फ्रेंड नेट वाले तैयार होते चले जाएंगे। आप जो भी काम करें, चाहे देख करके देख लीजिए। तो इसी तरह के ये जो हम जिनसी मरीज़ में मुब्तला समन है, तो इसको जितने भी लोग मिलते चलते हैं, चूँकि गुरुत्वाकर्षण होता ही है हर चीज़ में, तो वही वजह से ये सारे वैसे ही इसको मिलते जाते थे, इसकी सहेलियाँ हों, चाहे उस्तानी हों, चाहे जो भी हो। बहरहाल, मिस चरण नाम आपको याद रखना है, मिस चरण का। तो मिस चरण ऐसी उस्तानी हैं जो इसको इस्तेमाल करते हुए पकड़ी जाती हैं, ये बात आपको याद रहना चाहिए। ये मिस चरण आपको यहाँ से याद रहे। अब मिस मुमताज़ क्या है? ये मिस मुमताज़ का कैरेक्टर भी टेढ़ी लकीर में है, तो इनका भी याद रखिए कि ये भी उस्तानी हैं और ये समन को नीचे क्लास में करवा देती है। तो मिस चरण क्या है? वो मिस चरण जो हैं वो इस्तेमाल करती हुई पकड़ी जाती हैं समन को। मिस मुमताज़ जो हैं, इनके बारे में हम आपको याद रखना है कि ये नीचे क्लास में समन को कर देती है। इसके बाद में रज़िया बेगम, रज़िया बेगम का भी कैरेक्टर आपको याद रखना चाहिए। ये भी जो है वो टीचर हैं, यानी ये भी उस्तानी हैं रज़िया बेगम। और रज़िया बेगम जो है वो उस्तानी हैं, टीचर हैं, और ये जो जिस स्कूल की टीचर हैं वहाँ पर मैनेजर जो होता है, कॉलेज मैनेजर, स्कूल मैनेजर, तो उसकी मंजूर नज़र हैं रज़िया बेगम। तो आप देख सकते हैं कि इसमेत चुगताई ने कितनी सदाकत और सच्चाई से बारीकी सवाल उठाए। ये वाला हिसाब जो आप देख रहे हैं रज़िया बेगम वाला, मंजूर नज़र किसकी है? मैनेजर की। आज हम कह रहे हैं कि सब हर जगह हर चीज़ नहीं ख़राब होती है। 70% से ज़्यादा कॉलेजों का यही हाल है कि वहाँ पर मंजूर नज़र जो है मैनेजर की आपको मिलने ही वाली हैं टीचर्स। ज़्यादा 70%, हम दावा नहीं करते। मैं जिस कॉलेज में पढ़ाता हूँ हम डरते ही बिल्कुल ही नहीं है, यही तो मेरी आदत है। उस कॉलेज के मैनेजर का भी हाल यही है। बहरहाल आगे देखिए, और जिस कॉलेज में हम पढ़ाते हैं उसका भी हाल यही है, और साथ ही साथ में वो इसी वजह से उस पर 3-4 बार मुकदमा लग चुका है। आगे देखिए, नजमा का भी कैरेक्टर आप अगर देखेंगे तो नजमा और रसूल फातिमा, ये जो हैं वो समन की दोस्त हैं, और ये भी जो है वो हम जिन्स की मरीज़ हैं। ठीक है, इस तरह से आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया।
आगे देखिए राजेंद्र सिंह बेदी। राजेंद्र सिंह बेदी को नाबिल एक चादर मैली सी पर साहित्य अकादमी अवार्ड किस सन में मिला था? तो साहित्य अकादमी अवार्ड किस सन में मिला है? 72 में, 65 में, 39 में, 42 में। अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस आप लगाएंगे तो इस क्वेश्चन तक आप बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। देखिए एक चीज़ हम आपको बताएं, आपको मालूम होना चाहिए कि अपना हिंदुस्तान जो है वो आज़ाद हुआ है 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, 1947 को आज़ाद हुआ है। और 1947 को आज़ाद होने के बाद में भारत के अंदर 1950 से जो है वो संविधान लागू हुआ। तो 1950 के बाद जो संविधान लागू हुआ है उसके बाद ही लोकतांत्रिक देश में अवार्ड देने का सिलसिला शुरू हुआ है। तो लिहाजा ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते हैं, यानी 1939, 1942। अब इनमें से ही आपको चूज करना है। ये क्वेश्चन निगेटिव मार्किंग जब एग्जाम होता है तो आपको इसी तरह से हल करना चाहिए जैसे हम बता रहे हैं कि सबसे पहले ऐसे 2 क्वेश्चन अगर काट दो, और ये 2 क्वेश्चन हैं, इनमें से आंसर सही हो सकता है और आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है कि इन 2 में भी कौन सा है, तो ऐसे सारे क्वेश्चनों पर तुक्का लगाकर निगेटिव मार्किंग के क्वेश्चनों में जरूर आया कीजिए, क्योंकि इसमें से 50% जो है वो क्वेश्चन 50% जो है वो सही ही होने वाला है और आपको नुकसान नहीं होगा। तो ऐसे ही आपको अगर नहीं पता है तो आइए एक एक चीज पे बात करते हैं। सबसे पहले दिया गया है 1972। क्या है मसला? देखिए पद्मश्री जो है ये अवार्ड राजेंद्र सिंह बेदी को 1972 में मिला था। हर हाल में याद रखिएगा। लेकिन आपसे जो पूछा जाएगा वो यही वाला पूछा जाए 1965, यानी एक चादर मैली सी पर इनको साहित्य अकादमी अवार्ड 1965 में मिला है। ये बात आपके दिलो दिमाग में बिल्कुल अच्छी तरह से फीड हो जानी चाहिए। अब आपके सामने अगला आंसर दिख रहा है 1939। बहुत हैं 1939 वाले भी चीज़ें, लेकिन फैक्ट जिस पर बात कर रहे हैं उसी से रिलेटेड हम लोग बात करते चलेंगे। पीछे की वीडियो हमने आपको बताया था कि जो 4-5 प्लेलिस्ट बनी हैं, तो वो अगर यूपी टीजीटी है एग्ज़ाम और साथ साथ में जो पीजीटी का एग्ज़ाम है इसको निकालने के लिए उनको ज़रूर देखना है। ठीक, अब इसमें 1939 क्या है? 1939 आपको याद रखना है दाना दाम अफसानवी मजमुआ है बेदी का, पहला अफसानवी मजमुआ है बेदी का। वो इसी सन में शाया हुआ और इस पहले वाले अफसानवी मजमुआ में 14 अफसाने शामिल हैं। इस तरह से आपको उम्मीद करता हूँ याद रहेगा। आगे देखिए 1942, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिहाज से, क्या कहते हैं, बेदी के लिहाज से। बेदी का एक और दूसरा ही है, हाँ, ग्रहण जो है इनका अफसानवी मजमुआ है। ग्रहण भी आपको याद रखना है। ये अफसानवी मजमुआ है जो 1942 में है, पहला 39 में, दूसरा 42 में। इस तरह से बिल्कुल 2-3 बार रिपीट कीजिए जो आपके दिमाग में फीड हो जाएगा। और इसमें भी 14 ही अफसाने शामिल हैं, यानी पहले और दूसरे दोनों में 14 ही अफसाने शामिल हैं। और बेदी ने उसे जो है वो होली के नाम इसका जो है मंसूब किया है। एक तरह से कह सकते हैं इंतसाब जो है वो होली के नाम करके रखा है। तो इस तरह से बेदी वाला ये चैप्टर क्वेश्चन पूरा हुआ। क़ुर्रतुल ऐन हैदर पर सवाल देखिए कि क़ुर्रतुल ऐन हैदर का पहला अफसाना आपको बताना है। पहला, मैंने कई बार ये बात कही है, फिर से एक बार हम बताते हैं कि अपनी किताब जो शाहीन है उसमें 200 से ऊपर तसानीफ़ ऐसी दी गई हैं जो हर राइटर की पहली तसानीफ़ है और आखिरी तसानीफ़ है। मतलब पहली किसकी कौन सी तसनीफ़ है और उसकी आखिरी कौन सी है। इस तरह से 200 से ज़्यादा क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर उतने रट लिए तो पहली और आखिरी के मसले से, लफड़े से आप बिल्कुल ही आज़ाद हो जाएंगे। ये कन्फ्यूज़न आपके दिमाग से निकल जाएगी। अपनी किताब शाहीन अगर आपके पास है तो उसमें देख लीजिएगा। अब आज का ये अगला सवाल, इसमें देखिए कि इसमें पहला अफसाना क़ुर्रतुल ऐन हैदर का आपके सामने दिखाई दे रहा है। कौन सा है? फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। क्या करते हैं हम लोग, बात करते हैं यहाँ से। ये है आपका एक शाम जो है वो क़ुर्रतुल ऐन हैदर का पहला अफसाना है जिसे वो तंज़िया स्क्रिप्ट कहती हैं। तो ये भी सवाल बन सकता है कि क़ुर्रतुल ऐन हैदर ने अपने किस अफसाने को तंज़िया स्क्रिप्ट कहा है। तो वो आपको याद रखना है, पहला ही अफसाना है एक शाम, और फ़र्ज़ी इनका नाम है लालाए रुख। उसी नाम से इन्होंने जो है अदीब जो रिसाला था उसमें 1943 में शाया कराया था। ये आपको हर हाल में याद रखने की ज़रूरत है। इनके चाचा थे क़ुर्रतुल ऐन हैदर के, उनका नाम आपको याद रखना है, वो मुश्ताक़ अहमद ज़ाहिदी। तो
तो मुश्ताक अहमद ज़ाहिदी, देखिए आपसे पूछा जा सकता है चाचा का नाम कुर्रतुल हैदर की, क्योंकि अभी जो टीजीटी का एग्ज़ाम हुआ तो दादा नाना पोता सबके नाम पूछ डाले हैं, सर सैयद के, कहीं किसी के, कहीं किसी के। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो टीजीटी वाले इतने बड़े पगला हैं जो एग्ज़ाम बनाते हैं, शायद इतना बड़ा पगला हमने कोई देखा ही नहीं है कि जिसे यही नहीं कि कोई सेंस ही नहीं क्वेश्चन बनाने का, कि क्वेश्चन कुछ तो स्टैंडर्ड होना चाहिए क्वेश्चन का। और इतनी औकात इनकी नहीं कि 125 क्वेश्चनों में बच्चे को 100 क्वेश्चन पर रोक पाएँ। बच्चे उठे और 120, मतलब जिसने 4 महीने पढ़ा वो भी 118, 117, 16 सही करे बैठा है। और उसके बावजूद ये मतलब जो है एक सीट पे 1.5 गुना बच्चों को बुला रखा है, बल्कि उर्दू में तो 2-2 गुना बैठना है। अब जिन बच्चों को बाहर किया जाएगा, रीज़न क्या दिखाओगे? सबसे बड़ा सवाल है इस बात पे। डिमांड बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया है, ज़्यादा बच्चे पहुँचे तो ज़्यादा बड़ी सीट पर मांग बढ़े, और जब मांग बढ़ेगी, जब मार्केट में चीज़ें कम होती हैं तब दाम बढ़ते हैं। तो दाम बढ़ाने का एक नया फंडा है। चलिए आगे देखिए, तो यहाँ पर आपसे पूछ सकते हैं, तो इनके चाचा का नाम आपको याद रखना है, और चाचा जो हैं वो मुश्ताक अहमद ज़ाहिदी, उनका नाम आपको याद रखना है। उन्हीं ने मशवरा दिया था कि तुम इतनी बड़ी कलाकार हो कि तुम्हें अगर लिख दोगी असल नाम से और अपनी उम्र के हिसाब से, कोई यकीन ही नहीं करेगा कि ये तुमने लिखा है। ये लंबी लंबी अपनी तरफ से भी फेंकते हैं राइटर, चूँकि हम इस तरह से खूब वाकिफ़ हैं, ज़्यादा नहीं 100 से ज़्यादा तो राइटर अपने फ्रेंड हैं ही, तो इतनी चीज़ें हम उनके बारे में खूब जानते हैं। बहरहाल अब जो भी है, इनकी नफ्सियात पर चोट हम नहीं कर रहे, लेकिन हमारा लहजा ऐसा है, तो ये इनकी एक ये आपको हर हाल में याद रखना है। दूसरा चीज़ें यहाँ पर क्या है, ये बातें इनका दूसरा अफसाना। पहला अफसाना एक शाम, फिर ये बातें इनका जो है वो दूसरा अफसाना है, और इसे जो है वो बिनते सज्जाद हैदर इल्दनम के नाम से इन्होंने हुमायूं में, इसको किस में शाया किया है? हुमायूं में। उसको ऊपर वाले को किस में शाया किया था? तो वो अदीब में, यहाँ पर आपको याद रहे, अदीब में शाया किया था। ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए। और ये हमारी ये बातें हुमायूं में शाया किया है, तो ये भी चीज़ आपको उम्मीद करता हूँ याद रहेगी। अब आगे देखिए, और ये जो अफसाना है, ये बातें, इस पर एक बात और भी याद रखिएगा कि कुर्रतुल हैदर को इस पर जो है, सॉरी हम शायद डिस्टर्ब हो गए हैं, आई थिंक इस पे, हाँ, इदारे आपको याद रखना है। इसमें ये इनका तीसरा है। देखिए ये पहला है, नीचे वाला दूसरा है, और ये तीसरा है। अब ये जो है ये भी 1944 में ही इन्होंने शाया करवाया था, और ये तीसरा वाला ये भी 1944 में ही शाया करवाया था। अब आपको याद रखना ये है कि जो 1944 में इदारे के नाम से इनका जो है वो अफसाना, तीसरा अफसाना शाया हुआ था, और इस पर जो है वो इनको 20 रुपये का इनाम भी दिया गया था। तो इस तीसरे वाले अफसाने पर 20 रुपये का इनाम भी इसको मिला हुआ है। अब ये क्या है, ये तो आपको मालूम ही है, बहुत बार पता है, आपने पढ़ा ही होगा कि 3 जिल्द में ये जो है वो जमील अख्तर ने 3 जिल्द में जमील अख्तर ने इनकी कुल्लियात को शाया किया है। तो ये कुल्लियात है आईने जहां। आगे देखिए, अगला सवाल है, शौकत सिद्दीकी का पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? शौकत सिद्दीकी का पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ हम सब पर बात कर लेते हैं। अगर आप देखेंगे कीमियागर, ऊपर से ही बात करते हैं, कीमियागर अगर आप देखेंगे तो ये आया है 1984 में। अगर यहाँ पर देखेंगे रातों का शहर, सन सबके अगर देखेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा रातों का शहर 1956 में है, और अंधेरा ही अंधेरा ये अगर आप देखेंगे तो ये 1955 में है। अब इसके बाद में ये तीसरा आदमी जो अगर आप देखेंगे तो ये तीसरा आदमी जो है वो इनका शाया हुआ है 52 में, 1952 में। अब पता चल गया होगा यहाँ पर पहला कौन सा है। अब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सब आपको मालूम चल गए होंगे। तो पहला जो है वो आपको मालूम है कि ये है 1952 में शाया हुआ है। उसके ऊपर अंधेरा जो है वो दूसरे नंबर का है, क्योंकि ये 55 में हुआ है। रातों का शहर आपको मालूम है ये 56 में हुआ है। कीमियागर आपको मालूम है ये 84 में हुआ है। इस तरह से ये उल्टी तरतीब लिखी हुई है, यहाँ से ये पहले नंबर पे शाया हुआ, ये दूसरे पर हुआ, ये तीसरे पर हुआ, ये चौथे पर हुआ। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि क्या आंसर सही होने वाला है। उम्मीद करता हूँ आंसर आपके सही हो रहे होंगे। देखिए, आप अच्छी वीडियो लगती है तो लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छी लगती तो डिसलाइक कीजिएगा, अपना मशवरा ज़रूर दीजिएगा। साथ ही साथ में चैनल पर पहली बार आए हैं और वीडियो देखना हो, तैयारी करना हो, तैयारी के अलावा जो सबसे ख़ास बात है उर्दू के मैटर पर बात करना, उर्दू के मसले पर बात करना। एक वीडियो मेरी आई हुई है, उसे ज़रूर देखिएगा, सभी साथियों को शेयर कीजिएगा। और वो वीडियो है कि उर्दू में कौन सा नेता कितने % उर्दू बोलता है, उसके बावजूद उर्दू के हक़ में संसद और विधानसभा में क्यों नहीं बोलता। वो वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा, और उस पर भी हम डिटेल में और कई सेशन लेकर के आएंगे। उर्दू के मैटर को हम लोग खूब शिद्दत से उठाएंगे। तो ऐसे लोग जो सरकारी नौकरी हासिल करके उर्दू की खिदमत करें, हम सिर्फ उनकी तैयारी कराते हैं, बाकी हम तैयारी नहीं कराते हैं।
नाविल है उदास नस्लें पहली बार किस सन में नया इदारा से शाया हुआ था। तो इसका नाम आपको मालूम होना चाहिए, ये किसका लिखा हुआ है, उदास नस्लें। और कई बार ये उदास नस्लें लगातार रिपीट कर करके इन्होंने पूछा हुआ है। बहुत जो खास खास चीज़ें हैं हम उन्हीं पर घुमा फिरा करके बातें करते हैं। तो देखिए ये सवाल पूछा है कि उदास नस्लें पहली बार किस सन में नया इदारा से शाया हुआ है। लिखने का अलग है और शाया होने का, तो आंसर पहला वाला ही सही होगा, 1963। आपको याद रखना है 1963 में ये शाया हुआ था। 1956 में इसको लिखना शुरू किया गया था, आपको मालूम होना चाहिए। 1956 में लिखना शुरू हुआ और ये मुसलसल 5 साल के बाद 5 साल में लिखा गया। तो 56 में 5 अगर जोड़ देंगे तो ऐड हो जाएगा 61, यानी 61 में ये कंप्लीट हुआ। तो लिख कर मुकम्मल कब हुआ, मुकम्मल अगर देखेंगे तो मुकम्मल ये हुआ है 61 में, और जो है लिखना शुरू किया था गया था 56 में। ये चीज़ उम्मीद करता हूँ सभी को याद रहेगी। और ये शाया कब हुआ है तो वो चीज़ आपको मालूम है कि 1963 में ये शाया हुआ है। ये बात लाहौर से शाया हुआ था 1963 में। अब 1962 क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है 1962। तो ये जो अब्दुल्ला हुसैन का नावल है, ये अब्दुल्ला हुसैन का है, उदास नस्लें। अब्दुल्ला हुसैन का नावल, तो ये तीनों चीज़ें आपको मालूम है। 62 में अब्दुल्ला हुसैन ने अपना पहला अफसाना क्या था इनका, नदी। पहला अफसाना था नदी। ये नदी 1962 में शाया हुआ है। 1962 महानामा था सवेरा में शाया हुआ है। तो ये चीज़ आपको याद रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंतज़ार हुसैन पे आते हैं। इंतज़ार हुसैन के वालिद का नाम क्या है, इंतज़ार हुसैन के वालिद का नाम क्या है। तो अल्ताफ़ हुसैन है, इसके बाद में मंजर अली है, या मोहम्मद अकबर ख़ान है, या फिर अहमद गद्दी है। देखिए इलियास अहमद गद्दी के वालिद का नाम तो यहाँ आपको मालूम है, ये है। आपका आंसर जो सही होने वाला है वो सही होगा बी। जिस बच्चे ने जवाब दिया है उसका आंसर सही है। देखिए याद रखिएगा, इंतज़ार हुसैन वालिद का नाम जो है वो मंजर अली है। इलियास अहमद गद्दी के वालिद का नाम अहमद गद्दी है। इसके बाद में अल्ताफ़ हुसैन जो है वो शौकत का नाम आपको याद रखिए, शौकत के वालिद का नाम है अल्ताफ़ हुसैन। इसके बाद में मोहम्मद अकबर ख़ान अगर पूछा जाए तो वो जो है अब्दुल्ला हुसैन के वालिद का नाम है। इस तरह से ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई, उम्मीद करता हूँ क्लियर रहेंगी। ठीक है, कोई छूटा तो नहीं क्वेश्चन। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, इलियास अहमद गद्दी का है। इलियास अहमद गद्दी का आपको बताना है कि पहला जो है इलियास अहमद गद्दी का कौन सा नावल है। बार बार पूछे जाते हैं। पहला और आखिरी बार मैंने फिर से कहूँगा कि अपनी किताब में सारी चीज़ दे रखी हैं। पहला होने वाला है ये ज़ख्म। देखिए पहला ज़ख्म, जब ज़ख्म हो जाएगा तो उस पर लगाया जाएगा मरहम। मरहम जब हो गया तो फिर फायर एरिया, ये फायर एरिया आएगा। और उसके बाद में है बग़ैर आसमान के ज़मीन। इस तरह से ये नावलों की तरतीब आपको याद रखना है। तो ज़ख्म इनका पहला नावल है। हम कहते हैं कि एक बार सन भी आपको याद रख लेना चाहिए कि ये 1900 आपको याद रखना है 1953, ये है 1953 ज़ख्म के बाद में मरहम जो आया है वो आया है 1954। फायर एरिया आपको मालूम है, ये तो बच्चे को मालूम है 1900। देखिए फायर एरिया की अलग अलग डेटें पूछते हैं, लेकिन 1994 आपको याद रखना है, 1994। दोबारा इसका एडिशन जो है वो 1997 में आया है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। और बग़ैर आसमान के ज़मीन, तो ये बग़ैर आसमान के ज़मीन, इसकी डेट मुझे नहीं मालूम, आपको जिसको मालूम है बताइएगा। और बग़ैर आसमान के ज़मीन एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो है वो अधूरा नावल है, नामुकम्मल नावल है इलियास अहमद गद्दी का। ठीक है, इलियास अहमद गद्दी का अपना इंतकाल भी आपको याद रखना चाहिए। धनबाद में हुआ है और वो हुआ है 1997 में। धनबाद में 1997 में इनका इंतकाल हुआ है, ये हर हाल में आपको याद रखना चाहिए। अच्छा दूसरी चीज़ आपको मैंने एक चीज़ बता दी, हाँ मुझे यही डिस्टर्ब हो गया कि 1997 में इनका इंतकाल हुआ है। दरअसल इनका जो दूसरी बार आया है ये फायर एरिया नावल, ये 1999 में आया है कराची से, कराची पाकिस्तान से। 1999 आपको याद रखना है, वो गलत मैंने बता दिया 97। आगे देखिए अगला सवाल है कि उर्दू अफसाने के इब्तदाई नकूश नज़र आते हैं। ये आज जो अपनी MCQ 1 मिनट की AI की वीडियो जो आई थी उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपको मालूम होना चाहिए कि AI जो है इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा एजुकेशन के अंदर, बड़ी खुशी की बात है, पूरे वर्ल्ड में 5वें नंबर पर इस्तेमाल करने वाला अपना चैनल उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल है पूरे वर्ल्ड में। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा AI का इस्तेमाल करो। जब ज़्यादा से ज़्यादा आप AI का इस्तेमाल करेंगे, उर्दू की चीज़ें उसमें सर्च करेंगे, तब AI के जितने भी हेड ऑफिस के ऑफिसर हैं और दूसरे जो उसके कर्मचारी हैं वो उर्दू भाषा को और अच्छा और प्योरिटी के साथ AI के अंदर शामिल करेंगे। और उसके जितने टूल्स होते हैं मतलब AI के अंदर अपनी भाषाओं के, तो उसमें उर्दू को खूब अच्छा खासा मौका मिलेगा और इस तरह से उर्दू जो है और मजबूती से खड़ी हो पाएगी।
ऐसे ही जब आप कीपैड जब ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करने लगे फ़ोन में, तब उर्दू के बहुत सारे कीपैड आने लगे कि आप टाइपिंग आराम से फ़ोन में कर सकते हैं उर्दू की। लेकिन जब आप अपने फ़ोन में उर्दू की टाइपिंग के लिए कीपैड डाउनलोड नहीं करेंगे, तो कीपैड बनाने वाले इंजीनियर या कीपैड बनाने वाली कंपनीज़ या फिर जो है कीपैड बनाने वाले जो साइंटिस्ट हैं, वो शोध करता है, तो वो कैसे शोध क्यों करें जब जिस चीज़ की मांग ही नहीं है, तो उसके शोध क्यों करें। तो ये मैटर है, इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। मैं तो बहुत इस्तेमाल करता हूँ। और देखिए पेपरों में भी ज़्यादातर जो क्वेश्चन बन रहे हैं और चेक की जा रही हैं कॉपियाँ, उनमें भी एआई का इस्तेमाल बहुत कर रहे हैं, ChatGPT का। उर्दू अफसाने के इब्तदाई नकूश नज़र आते हैं तस्करों में, इंशाइयों में, या फिर जो है नॉवेल में या दास्तानों में। तो इसमें जिसका बच्चे ने जवाब दिया होगा दास्तान, उसका एकदम सही है। दास्तान ऐसी चीज़ हैं, इसमें इब्तदाई नकूश जो हैं वो इंशाइये के भी नज़र आते हैं, अफसाने के भी नज़र आते हैं, साथ ही साथ में जो है वो क्या कहते हैं, अफसाने के भी नज़र आते हैं, इंशाई के भी नज़र आते हैं, और खुतूत निगारी के भी नज़र आते हैं। बहरहाल तो इसमें जो इब्तदाई नकूश हैं वो अफसानों में आपको मालूम होना चाहिए। नावल जो है, नावल की शुरुआत आपको मालूम है अलीगढ़ तहरीक से मानी जाती है। इंशाई की भी शुरुआत जो है वो अलीगढ़ तहरीक से लगभग है, और अलग अलग इसमें नज़रियात हैं। तस्करों के बारे में आपको मालूम है कि तस्करा जो हैं वो इब्तदाई तारीख़ी के चीज़ें हैं जो शायरों की, वो इन तस्करों में लिखी गई हैं। उर्दू का पहला तस्करा कौन सा है, क्या लिखा है, तो वो सारी चीज़ें आपको मालूम ही हैं, उस पर हम लोग एक्सप्लेन नहीं करेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। चलिए अब यहीं तक हम बात करते हैं। और ये अपनी किताब है शाहीन, जिसका अभी हमने शुरू में इजरा बताया था। तो उत्तर प्रदेश अगर TGT की तैयारी कर रहे हैं या PGT की तैयारी कर रहे हैं या वनडे एग्ज़ाम कोई भी तैयार कर रहे हैं, तो इसमें MCQ जो दिए गए हैं प्रैक्टिस उनको खूब लगाइएगा, और बहुत टफ की तरफ ले जाने की कोशिश की गई है, अच्छी प्रैक्टिस कराने की। और साथ साथ में इसमें जो 27-28 पेज में नोट्स दिए गए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको रट डालिए। ये नंबर है, इस नंबर से आप मंगा सकते हैं इसको अपने घर पे। मैंने कहा था इसका प्राइस बहुत कम है, आपके जियो रिचार्ज 1 महीने का जितना का होता है उतने का भी प्राइस नहीं। तो फिर आप इसको मंगा करके इसको अध्ययन कीजिए, बाकी सारी चीज़ें फ्री हम कराते रहेंगे और डेली क्लास लेते रहेंगे जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा। आप घबराइए नहीं, सारी चीज़ें क्लियर करते हुए चलेंगे। बाकी आप किसी का कोर्स लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, हम किसी भी कोर्स को नहीं बेचते हैं। आपका जो भी सुझाव हो कमेंट करके दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छी लगे तो डिसलाइक कीजिएगा, ठीक है। और उर्दू के साथियों को शेयर कीजिएगा।